लगभग 33 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से लगभग 12 करोड़ हेक्टेयर ऐसी भूमि है जो कि किसी न किसी रूप से कटाव का शिकार है। हम सभी जानते हैं कि बारिश में मिट्टी को नरम करने की क्षमता होती है और जब आसमान से काफ़ी तेज़ बारिश होती है तो इसी के साथ ही मिट्टी का कटाव भी बहुत तेज़ी से होता है। मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों में समस्या और भी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि जब बारिश होती है तो मिट्टी लुढ़क कर पानी के साथ नीचे आ जाती है और ये मिट्टी नदी और नालों में घुल जाती है, जिससे खेती को किसी तरह का लाभ नहीं होता। लेकिन अगर इसी पानी को हम संरक्षित कर लें, यानी जल संरक्षण की विधि सीख लें, तो निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे कि कैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण कर सकते हैं और किसानों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की, जिसमें आज हम बात करेंगे मिट्टी, पानी और किसानी की। धरती पर पानी की कोई कमी नहीं है। कुदरत का निजाम इसे उस जगह भी पहुंचा देता है जहां के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये समंदरों में भी है, ग्लेशियरों में भी है, जमीन के नीचे भी है और पहाड़ों के पेट में भी। बहती हवाओं में, बादलों के गर्जन में, कल कल करती नदियों में, गिरते पड़ते झरनों में पानी बहुत सी जगहों पर है, मगर सब जगह नहीं। इंसान मिट्टी का बना है और उसका जीवन पानी से जुड़ा है। पानी है तो सब कुछ है, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। यही हमारी प्यास बुझाता है, यही भूख भी मिटाता है। खेतों की जान पानी है, फसलों की शान पानी है। बीज अंकुरण से लेकर फूल खिलने तक और फूल खिलने से लेकर फल बनने तक हर समय पानी की जरूरत है। पानी अगर बहुत कम हो तो भी अभिशाप है और अगर बहुत अधिक हो तो भी अभिशाप है। न सूखा सही है न बाढ़। वैसे धरती पर पर्याप्त मात्रा में पानी मौजूद है, इसके बावजूद हम पानी कम होने की शिकायत करते रहते हैं। वजह है इसका सही वितरण ना होना। सही वितरण के लिए इंसानों को ही कुछ करना होगा। पानी बनाना इंसान के बस की बात नहीं है और जहां पानी नहीं है इसे वहां पहुंचाना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है, खास तौर से ऊंचाई वाले इलाकों में। हाँ, कुदरत ने बारिश के रूप में जो पानी दिया है उससे हम कमाल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और जरा सी मेहनत करनी है। देहरादून में भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान है। इसका काम मिट्टी और पानी दोनों की हिफाजत के तरीके खोजना है। हम लोग इधर गेहूं खेती करते हैं और धान खेती करते हैं। कुछ सीजन में आते हैं, हम लोग भी खाना का ज़रूरत हो तो उसी सीज़न में हम लोग पैदावार करते हैं, घर में इकट्ठा करते हैं। घर में इकट्ठा करने के बाद हम लोग हर 12 महीने उसका संभाल करते हैं, परिवार का तो संभाल करते हैं। उसी तरफ भी हमारा पानी भी हम लोग उसी तरफ संभाल करने का ज़रूरत है। क्यों? 4 महीने में बारिश गिरते हैं, उसी समय ज़्यादा तरफ पानी का इकट्ठा करने का ज़रूरत नहीं है। उसी समय बारिश गिरते हैं, बट उसमें क्या करना पड़ेगा, बारिश गिरते हैं उसी समय हम लोग इकट्ठा करके बारिश के बाद उसका उपयोग करने के लिए हम लोग कोशिश करने में। नहीं हो तो क्या होगा, सारे पानी भाग जाएगा हम लोगों का खेती में और तालाब में पानी तो नहीं। वर्षा जल का बेतहाशा बहाव दोहरा नुकसान करता है। एक तो मूल्यवान पानी बेकार चला जाता है और दूसरे ये अपने साथ मिट्टी को भी बहा ले जाता है। तो फिर ऐसी भयंकर समस्या का समाधान क्या हो? जवाब है पेड़। पेड़ अपनी जड़ों के जरिए मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं और इनकी पत्तियां बूंदों के प्रहार को कमजोर बनाती हैं। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान ने मिट्टी और पानी को बचाने के 5 सूत्र दिए हैं। उनमें पहला पेड़ लगाना ही है। पहले तंत्र है, आप देख लीजिए बारिश गिर रही है, इधर बारिश गिर रहे हैं। आप मान लीजिए मेरा हाथ है, इधर खेती है, इसके ऊपर गिर रहे हैं। इधर क्या होगा, एक्चुअली धीरे इधर इसके ऊपर बीच में कोई पेड़ पौधा नहीं हुआ तो क्या होगा, सीधे सीधे गिरेगा, सीधे सीधे गिरेगा, जोर से गिरेगा। ये पानी क्या होगा, मिट्टी के अंदर नहीं जाएगा, ये दौड़ेगा
हम लोग क्या बोलते हैं उसको, तो रन ऑफ वाटर बोलते हैं। उसमें पानी खेती से और ज़मीन से दौड़ के चला जाते हैं। ये दौड़ के जाने के समय मिट्टी भी लेके चला जाते हैं। इसलिए अपने हम लोग पहला तत्व है, नियम है, हम लोग क्या करने में, बारिश का बूंद को क्या करने हैं, उसको पेड़ पौधा लगा के उसको सम्मान करना है। मतलब क्या है, बारिश का बूंद सीधा सीधा मिट्टी के ऊपर ना गिरे, ये पेड़ पौधा के ऊपर गिरे। गिरने की वजह से क्या होगा, एक बड़ा बूंद है, उसका गिरने की वजह से क्या होगा, ये बड़ा बूंद ये पत्ते के ऊपर, पेड़ पौधा के ऊपर गिरने की वजह से ये छोटा छोटा बूंद हो जाएगा। छोटा छोटा बूंद होने की वजह से उसका शक्ति कम हो जाएगा और भूमि के ऊपर बहुत धीरे 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 से गिरने की वजह से मिट्टी का बहुत मौका मिलते हैं पानी पीने के लिए। सारे पानी गिरते हैं, सारे पानी लगभग इसी तरह पेड़ पौधा के ऊपर गिर के हम लोग संरक्षण करेगा तो सारे पानी लगभग मिट्टी के अंदर चला जाते हैं। मिट्टी के अंदर चला जाएगा तो आपको तो पता है कुआं में पानी मिल जाएगा, अंतर्जल बढ़ जाएगा। साथ ही हमारा झरने है एंड नदी है, बहुत बहुत पानी उधर से बहेगा एंड वर्ष पूर्व बहेगा। ऐसा नहीं है 2 महीने 3 महीने बहेगा, ये 12 महीना बहते रहेगा। मिट्टी के अंदर गया बरसात का ये पानी इकट्ठा होता रहेगा और बाद में धीरे धीरे रिस कर अपने आप बाहर निकलना शुरू कर देगा। ये रिसता हुआ पानी छोटे छोटे जल स्रोत बनाएगा और फिर ये छोटे छोटे स्रोत आपस में मिलकर बड़े झरने या नदियों का रूप ले लेंगे। इस तरह प्रकृति ने पहाड़ों की ऊंचाइयों पर भी पानी की व्यवस्था कर दी है। इसमें भूमि में जल संरक्षण के लिए खास तौर से वृक्ष प्रजातियां और घास प्रजातियों का उपयोग किया गया है। अगर हम वृक्ष प्रजातियों की बात करें तो ग्रीबिया ऑप्टिवा है, मोरस एल्वा है, मीलिया है, हमारे बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं और ख़ास तौर से बहुनिया रेटूसा और इस तरह के जो हमारी लोकल प्रजातियां हैं बहुत ही कारगर हुई हैं। क्यों कि ये शॉर्ट स्टेचर हैं और इनके बड़ी कैनोपी बनती है और इनकी जड़ों में भूमि को संरक्षित करने की क्षमता होती है। इसी तरह हमारी कई ग्रास प्रजातियां हैं। तो अगर घास में हम बात करें तो मुख्य तौर से हाइब्रिड नेपियर है, पेनिकम मैक्सिमम है, क्राइसोपोगान फुल्वस है और हमारी एक यूलेलेप्सिस बाइनेटा भी है। भूमि संरक्षण के लिए बहुत उपयोगी है, बट इससे हमें चारा नहीं मिलता। ये एक व्यावसायिक घास है। बाकी जितनी भी हमारी हाइब्रिड नेपियर, क्राइसोपोगान फुल्वस या गिनी घास, इनकी हमारे को चारे के रूप में उपयोगिता है। चारे के साथ साथ इनकी जो सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है और इनको बड़े कारगर रूप से भूमि एवं जल संरक्षण के लिए उपयोग में लाया गया है। अब हम बात करें हाइब्रिड नेपियर की, हमने अपने कई वाटरसेट प्रोग्राम्स में हाइब्रिड नेपियर लगाई है, किसानों को दी है। स्टार्टिंग में किसान बहुत रिलेक्टेंट रहते थे, इसका उपयोग नहीं करते थे, लेकिन इसकी गुणवत्ता को देखते हैं क्योंकि इसमें 9 से 12% तक प्रोटीन कंटेंट है और इजीली प्रोपेगेटेड है। इसको हम बहुत आसानी से इसके स्लिप्स और इसके जड़ों से लगा सकते हैं। जब हमने किसानों को अपने वाटर सेट्स में ले जाके इसको दिया और किसानों ने लगाया तो इसकी अगर हम पैदावार की बात करें तो प्रति हेक्टेयर 500 से 600 क्विंटल हरे चारे के रूप में इसकी पैदावार होती है। हमने एक प्रोग्राम और भी चलाया जिन पे, क्योंकि किसान अक्सर अपने जो कल्टीवेटेड लैंड है उसको ख़राब नहीं करना चाहते, तो किसानों के खेतों के चारों तरफ जो मैंड है, हमने मैंड पे घास को लगाना शुरू किया और इसकी घास लगाने से उसमें से इतनी पैदावार होती है क्योंकि 4 से 6 बार तक किसान इसको काट सकता है एक साल में। अगर हम अमूमन बात करें तो हर 2 महीने बाद किसान हरे चारे के रूप में उपयोग में ला सकता है। एक और इसमें गुणवत्ता ये होती है कि हरा चारा जब दूसरे सोर्सेज से ख़त्म हो जाता है, गर्मियों में ख़ास तौर से, तब ये हरे चारे के रूप में उपलब्ध रहती है और इसको किसान हरे चारे के रूप में काम खिला देते हैं पशुओं को, क्योंकि और दूसरे चारे नहीं होते हैं। एक और भी बात है कि जब हमने इसको मैंडों पे लगाया तो इससे किसानों की भूमि जो कल्टीवेटेड थी उसका बचाव हुआ और उसी मैंडों से जो हरे चारे का उपयोग हुआ, जो बचत हुई, किसानों का समय बहुत बचा। क्योंकि पहले किसान जंगलों से हरा चारा लेने जाते थे या हरे चारे वाली फसलें उगा के अपनी ज़मीन का उपयोग करते थे, तो उनकी ज़मीन भी बची और
ख़ास तौर से वनों के ऊपर जो निर्भर थे उनकी निर्भरता ख़त्म हुई। हमने ये देखा कि 30 से 40% तक निर्भरता किसानों की जंगलों के ऊपर ख़त्म हो गई। अब जंगलों के ऊपर वजन कम हो गया या ख़त्म ही हो गया एक तरह से, क्योंकि अब हरे चारे की उपलब्धता उनके खेतों की मेंढों से ही पूर्ति हो जाती है। और हमने ये भी देखा कि कई किसानों ने जब इसको अपने मेंढों पे लगाया खेतों के चारों तरफ, तो चारे की उपलब्धता इतनी ज़्यादा हुई कि ज़्यादा होने से उन्होंने पशुओं की संख्या बढ़ा दी। ख़ास तौर से जिनके पास एक गाय थी तो 2-2, 3-3 गाय रखने लग गए, भैंस भी रखने लग गए, क्योंकि अब चारे की उपलब्धता बढ़ गई। तो इस तरह से भूमि संरक्षण तथा चारे की उपलब्धता में हमारी जितनी हार्डी ग्रासेस, हार्डी का मतलब है बहुत कठोर हैं, अगर इनको ज़मीन बहुत अच्छी मिले तो बहुत अच्छी पैदावार आती है। अगर ज़मीन अच्छी नहीं भी होती है तो ये पत्थरों में भी हो जाती है, मेंढ पे भी हो जाती है। पथरीली ज़मीन जिसमें कि दूसरी कोई फसल नहीं उगती, उनमें भी ये उग जाती हैं। और इसका कम से कम 500 से लेकर 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा उपयोग है। और किसानों की जो चारे की कमी थी ख़ास तौर से पर्वतीय क्षेत्रों में, उसकी पूर्ति में इन घासों की बड़ी उपयोगिता है। और साथ साथ हमारा भूमि संरक्षण का कार्यक्रम भी इससे पूर्ति होती है, क्योंकि भूमि का जितना कटाव है, अगर हम करें कि भारत के लेवल पे जाएं तो 329 मिलियन हेक्टेयर, इसमें से करीब 120.7 मिलियन हेक्टेयर ऐसी ज़मीन है कि जहां किसी न किसी रूप में इरोजन हो रहा है, भूमि का कटाव हो रहा है। इस कटाव को रोकने के लिए हमारे पास हाइब्रिड नेपियर, हमारे पास क्राइसोपगन फुल्वस या गिनी घास, हमारे पास यूलेलेप्सिस बायनेटा जो कि चारे के उपयोग में नहीं काम आती है, इस तरह की घास तथा वृक्ष की प्रजातियाँ, हमारी अपनी जो स्वदेशी प्रजातियाँ हैं, भीमल है, मोरसलवा है या सहतूत है, ढेव है, कचनार है, इस तरह की बहुत सी प्रजातियां हैं कि जो कि भूमि संरक्षण में भी कारगर हैं और हरे चारे के लिए भी उपयोग में आती हैं। और ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग या तीव्रता से बढ़ने वाली प्रजातियां हैं, घास की भी और पेड़ों की भी। इस तरह से हम एक अपना सहयोग दे पाते हैं कि भूमि संरक्षण में, जल संरक्षण में तथा हमारे जितने वाटर साइड प्रोग्राम हैं उनमें चारे की पूर्ति करने में। तो इस तरह से हम अपना सहयोग दे पा रहे हैं ग्रामीण परिवेश में। इस तरह हम कह सकते हैं कि पेड़ वर्षा जल संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पंचतंत्र का दूसरा सूत्र मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना है। पहाड़ों में ढलान होती है, इसी वजह से झरने और नदियों का पानी तेजी से नीचे आता है। इसी तरीके से जब बारिश होती है तो वो पानी भी बहकर नीचे आ जाता है और ऐसे में फसलों को पानी बहुत कम मिल पाता है और यही समस्या है पहाड़ी क्षेत्रों की। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर इसी पानी को रोक लिया जाए, संरक्षित कर लिया जाए, तो ऐसे क्षेत्रों में इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है और फसलों को भरपूर पानी भी मिल सकता है। साथ ही साथ हमारे किसानों के जीवन में भी बदलाव आ सकता है। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान इस दिशा में कार्य कर सकते हैं और पानी का संरक्षण कर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हमारे देश के कुल हिमालय क्षेत्र का 60% हिस्सा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में फैला है। इन राज्यों में मौजूद हिमालयी क्षेत्र के करीब 12% भाग पर खेती हो पाती है और इसके भी 80% हिस्से पर बारिश के अलावा सिंचाई का कोई साधन नहीं है। हालांकि यहाँ बड़े आकार के तालाब और नहरें हैं, लेकिन जटिल भौगोलिक परिस्थिति की वजह से इस पानी का सिंचाई में इस्तेमाल नहीं हो पाता। दूसरी ओर यहाँ मौजूद छोटे छोटे जल स्रोत यहाँ के पूरे कृषि क्षेत्र को तर करने के लिए पर्याप्त हैं। बस इनका प्रबंधन करना है। पंचतंत्र के पहले 2 नियम मिट्टी कटान को रोकने और भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए हैं। पहले 3 नियम जमीन की ऊपरी सतह पर पानी को रोककर रखने के लिए बनाए गए हैं। तीसरा नियम खेत की मेड़ को ऊंचा करने की बात करता है। इससे बरसात का पानी खेत में ज्यादा समय तक टिका रहेगा। चौथा नियम तालाब बनवाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके पानी से साल भर सिंचाई की जा सकती है और अधिक आमदनी के लिए मछलियां भी पाली जा सकती हैं। जबकि 5वें नियम में नदियों और नालों के सामने रुकावटें खड़ी करना शामिल है। इसके लिए चेक डैम बनाए जाते हैं और इसी तरह की दूसरी आकृतियां भी। राष्ट्रीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान ने भी कुछ ऐसा ही किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो है
जो हमारा भू संसाधन के उपयोग को जो है बढ़ाने के लिए जल संसाधन का प्रबंधन जो है यहाँ पर जो है कैसे जो है किया। तो आज हम जो है आपको एक परियोजना जो हमारे संस्थान ने जो है देहरादून जनपद के विकास नगर जो विकास खंड है, विकास नगर के जो हमारे गांव है पसोली, डूंगा खेत, देवतला, इन गांवों के लिए जो है किया था। तो उसके विषय में जो है बताएंगे। यहाँ के जो जल स्रोत हैं उसमें मुख्य रूप से जो है जो हमारे 12 जो है स्रोत हैं, वो 12 स्रोत, छोटे छोटे स्रोत मिलकर नालों में जो है एकत्र होते हैं। नालों से पानी जो है नदियों तक पहुंच जाता है और सामान्यतः जो हमारी खेती की जमीन है वो उनसे जो है ऊंचाई के ऊपर जो है जमीनें स्थित होती हैं और उन जमीनों को वो जो है अछूता छोड़ता हुआ पानी जो है हमारे किसानों की पहुंच के बाहर जो है पहुंच जाता है। तो ये हमारे संस्थान ने एक परियोजना जो है यहाँ पर जो है की थी कि उत्तर पश्चिम, परियोजना का नाम था उत्तर पश्चिम हिमालय के वर्षा आधारित क्षेत्रों में जल एवं मृदा प्रौद्योगिकों का प्रबंधन, लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का जो हमारा किसानों के बीच में प्रसार जो है करना इस परियोजना का जो है मुख्य उद्देश्य था। और ये परियोजना हमारे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स है, एक विभाग है उसका, उसके अंदर एक यूनिट है TDET, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग। उस यूनिट के द्वारा जो है ये परियोजना को जो है स्पॉन्सर किया गया था। और इस परियोजना की जो प्लानिंग हमने किया था वो एक जो हमारी टेक्निक है PRA, जिसको हम पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल के नाम से भी जानते हैं, सहभागी ग्रामीण समीक्षा, उसके द्वारा जो है किया गया था। तो उसमें जो है क्या होता है, लोगों की जो प्रॉब्लम है, स्थानीय कृषकों की जो प्रॉब्लम होती है उनको चिन्हित किया जाता है, उनका प्रायोरिटाइजेशन किया जाता है रैंकिंग के माध्यम से। और उसके बाद में जो लोकल लोग हैं उनके जो है एक्सपीरियंस को जो है साझा करते हुए उन समस्याओं के जो हमारी प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम्स हैं उनके जो है समाधान के विषय में उनसे जो है जानकारी ली जाती है। परियोजना के माध्यम से कैचमेंट एरिया का ट्रीटमेंट किया गया और ट्रीटमेंट रिचार्ज पिट बनाए गए। इसके बाद घास उगाई गई और चारा प्रजातियों के पौधे रोपे गए। परियोजना की शुरुआत अधिकारियों ने जरूर की थी, मगर 2011 में इसका प्रबंधन किसानों के हाथ में सौंप दिया गया। तब से लेकर अब तक किसान ही इसका संचालन कर रहे हैं और टूट फूट होने पर मरम्मत भी। परियोजना को 17 साल का समय हो गया है। इस दौरान कई गांवों की तस्वीर बदल गई है। परियोजना से पहले केवल खरीफ के दौरान मक्का ही उगा पाते थे। अब यहाँ के किसान तिलहनी फसल तोरिया भी बो रहे हैं और गेहूं भी। इसके अलावा प्याज, आलू, टमाटर, लहसुन, खीरा, लौकी और तौरी भी उगाई जाने लगी है। पशुपालन के लिए भी ये परियोजना वरदान साबित हुई है, क्योंकि अब पशुओं के लिए बरसीम और नेपियर घास भी किसान उगा पा रहे हैं और पशुओं को साल भर हरा चारा मिल पा रहा है। इसमें जो है जो हमारा 4 इंच का GI पाइप के माध्यम से इसको जो है इधर लाए और ये पाइपलाइन जो है 2.25 किलोमीटर जो है लंबी है और उस पाइपलाइन के माध्यम से इन दोनों पॉइंट का, इस जगह का और उस जगह का जो एलिवेशन का जो डिफरेंस है हाइट का, वो जगह यहाँ से 33 मीटर की हाइट पे है। तो इतना हेड लॉस के होते हुए फिर भी यहाँ पर जो है पर्याप्त जल जो है यहाँ गांव के ऊपर तक जो है पसोली गांव के ऊपर की साइड तक ये जो है जल आया और यहाँ से इस तालाब से जो है पानी जो है आगे जो गांव है हमारा पसोली और देवतला, इन 2 गांवों में जो है अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से इन दोनों गांवों में जो है ये पानी जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो हमारा कमांड एरिया है, कमांड एरिया को जो है हमने स्लोप के हिसाब से जो है अलग अलग जो है ब्लॉक्स के अंदर जो है विभाजित जो है किया हुआ है और उसमें अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर जो है राइजर्स जो है लगाए हुए हैं, इरिगेशन के राइजर्स। चारा फसलें उगाने से जंगलों पर दबाव कम हुआ है। पहले पशुओं को चरने के लिए जंगलों में छोड़ दिया जाता था, अब इसमें काफी हद तक कमी आ गई है। बरसात के संरक्षित पानी का सही से और न्याय संगत इस्तेमाल हो सके, इसके लिए गांव वालों ने वाटर यूजर एसोसिएशन बनाई है। ये एसोसिएशन 10 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से सिंचाई का किराया लेती है और इस पैसे का इस्तेमाल परियोजना की मरम्मत पर हो रहा है। कुछ पानी मिट्टी में इकट्ठा हो जाते हैं, कुछ पानी मिट्टी में अंदर जाके अंतर जल में चले जाते हैं, कुछ पानी दौड़ के चले जाते हैं, तालाब वगैरह में चले जाते हैं
एंड डैम वगैरह में हो जाते हैं। उसके बाद कुछ बचेगा तो समुद्र में चला जाते हैं। आपका भी पता है बारिश कब गिरते हैं, बारिश का समय है। ऐसा भी आप लोगों का पता है, हमारा देश है ये बारिश का अनुसार से हम लोग खेती करते हैं। ज़्यादा तरफ हम लोगों का इरिगेटेड एरिया तो अभी धीरे धीरे से बढ़ रहे हैं। ज़्यादा तरफ हम लोग खेती बाड़ी करने के लिए हम लोग बारिश में पानी का हम लोग उपयोग करता था। इस परियोजना के पानी से 65 किसानों की 30 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो रही है। पहले ऐसा नहीं था। अनाज के लिए लोग दूसरों की जगहों की ओर पलायन कर जाते थे, लेकिन अब अपने खेतों में उगे अनाज का सेवन कर पा रहे हैं। उन्हें पलायन के झंझट से आजादी मिल गई है। वैज्ञानिकों की ये सारी कवायद किसानों के लिए है। कई किसानों का मानना है कि संस्थान की कोशिशों के बाद यहाँ हालात बेहतर हुए हैं और खेती पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मुनाफा दे रही है। ये जो पानी आने से किसानों के जीवन में कितने बदलाव आए हैं, उनके जीवन में जो बदलाव आए हैं उनसे जानते हैं कि कौन कौन से परिवर्तन आए और पानी आने से क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ। सर हमें पानी आने से काफ़ी परिवर्तन आया है। अभी ये देखो मैंने इसमें मटर बोया है, 25-30 हज़ार का निकल गया इस टुकड़े में निकल गया जी। और जब पानी नहीं था तो कुछ नहीं। तब क्या करते थे? तब क्या करने को कुछ भी नहीं था। क्या बस खाली अदरक पे निर्भर थे। अदरक जैसे अदरक लगाते हैं ना हम लोग साल में, वो उसी के ऊपर थे जी सर। तो पहले अदरक लगाने से कितना कमाते थे लगभग? कितना कमा लेते थे उतना बस अपना खर्चे के लिए कमा लेते थे, कितना कमाना था। तो अब तो आमदनी अब तो ठीक चल रही है सर। अब गाय भी रख ली हमने, इसमें दूध भी निकल ही रहा है और अपना बिजनेस भी चल ही रहा है। अब गेहूँ पहले खाने के लिए नहीं होता था पूरा, अब कुछ कुछ तो बेच भी देते हैं हम लोग। तो कितना बड़ा परिवर्तन आया इनके जीवन में कि जो पहले पानी की समस्या होने की वजह से इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी। अब ये कहते हैं कि गाय भी भैंस भी पाल रखी और उसको अच्छा वाला व्यापार भी हो रहा है। और ये हमारे साथ कुछ महिलाएं आई, इनसे पूछते हैं कि जो इनकी परिवार की होंगी कि कौन कौन सी फसल ले रहे हैं और कितने खुश हैं पानी मिलने से, बताइए। हम बहुत खुश हैं पानी तो पहले तो पानी नहीं था, नदी में जाना पड़ा था पानी के लिए। अब घर पे पानी पीने का भी है, खेती बाड़ी का भी है। कृषि विशेष के लिए हम लोग पहुंचे देहरादून जिले के इस विकास नगर विकास खंड में। पीछे जो आप देख रहे हैं इस गांव में, ये पीछे जो ट्यूबवेल है आप देखिए, कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक रूप से ये पानी आ रहा है। किस तरह से पानी यहाँ पहुंच रहा है कि पहाड़ों के पानी को जल संचय करके बिल्कुल पाइपलाइन के द्वारा इन गांव वालों को बिल्कुल फ्री में मुहैया कराया जाता है। तो हमारे साथ एक ग्रामीण, इनसे पूछते हैं कि ये पानी जो मिल रहा है ये कब से पानी मिल रहा था, पानी नहीं मिलता था तो अब कैसे फसल होती थी। आपका नाम बताइए और अपने जगह का नाम बताइए और कैसे आप इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गांव पसोली है, जालम सिंह मेरा नाम है। और जो ये पानी जो दिया इन लोगों ने, यहाँ पीने की भी बहुत परेशानी हो रही थी। इससे हम यह है कि अनाज जो है उपार है, सब्जियां भी उपार है, हर चीज मतलब पानी से हर चीज होती है। और आज जो है मौज हो रही है हमें यहाँ पे इस पानी से। अगर पानी नहीं होता तो कुछ नहीं था। नहीं, जब पहले जब आपको पानी नहीं मिलता था, जब पानी के ये स्रोत नहीं थे, तब आप क्या उगाते थे और किन परिस्थितियों में काम करते थे? अरे क्या काम कर रहे हैं, 2 फसल बोते थे यहाँ। खाली बरसात की फसल हो जाती थी, मक्की की। गेहूं की फसल जो है नहीं मिलती थी। अगर बारिश दे दी तो तब मिल जाती है, अगर ना मिली तो तब ना सही। फिर मजदूरी करके पेट तो पालना ही पड़ा है, और क्या करें। अब तो भाई ठीक है, अब तो हर चीज जो है मिल रही इसी पानी और इनके बलबूते पे जो है हम भी चल ही रहे हैं। आपका कहना है कि सरकार के प्रयास से किस तरह से पानी का संचय करके आप तक पहुंचाया जा रहा है ना। हाँ, और कई फसलें आप प्राप्त कर रहे हैं ना, ये बात है। ये बदलाव क्या क्या आए हैं और ये बदलाव ऐसे हो रहा कि 3 फसल तो साल में हम काट रहे, मक्की की भी, गेहूं की भी, और तेल वाली फसल तोड़िया की भी, बाकी सब्जियां भी, और डंगरों के लिए घास भी, नेपियर घास होता है। और बाकी चीज़ें ऐसा है कि पानी से जो है
हर चीज सब्जियां भी उगा रहे, मिर्च, टमाटर, बैंगन, खीरा, लौकी, हर चीज जो है हमको बहुत लाभ मिल रहा है। तो हमारे लिए तो भाई यही पानी है। पहले तो भाई मजदूरी करके जो है पेट पालना पड़ा था, अनाज पूरा नहीं होता था। हमने 2010 से जो है ये पानी चलाया था। 2010 से चलाया था पानी, जब मैं इसी लाइन में मैं ही लगा सबसे पहले। तो तब से जो है यो पानी मतलब ये नहीं कि 12, 13, 14 साल हो गई, 14 साल बैठ रही वो। तो भाई गांव के लोग भी खुश है। खैर हम तो चल ही रहे इतने साल पे। तो ये जो है ना सरकार ने आपको दिया, लेकिन इसकी रख रखाव की जिम्मेदारी इन ग्रामीणों की है और ये इसको बड़ी सुचारू रूप से इसको चला रहे हैं, इसका प्रबंध कर रहे हैं और इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और ये विशेष बात इनसे ये पता लगी कि जिस तरह से ये पानी जब पहले नहीं था, यहाँ पर एक ही फसल मुश्किल से मिलती थी और वो भी बरसात पे। और ये इस पानी की वजह से इनका जो जीवन यापन में इतना बदलाव आया है कि जैसे अभी क्या है, तो अभी गेहूं की फसल भी लेते हैं, अन्य फसलें भी लेते हैं, पशुओं के लिए भी प्रबंध करते हैं, उनका चारे का प्रबंध भी होता है। अब इनका जीवन यापन जो है ना बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और इस कारण का बहुत बड़ा इनको लाभ प्राप्त हो रहा है। जल संकट सिर्फ पहाड़ी हिस्सों की ही समस्या नहीं है, बल्कि मैदानों में भी ये परेशानी देखी जा रही है। भारत के पास कुल 142 मिलियन हेक्टेयर जमीन खेती योग्य है। इनमें से सिर्फ 48% पर ही संस्थागत सिंचाई के साधन हैं। बाकी जमीन बादलों के भरोसे है। बारिश अच्छी हो गई तो ठीक, नहीं तो फसल चौपट। इसलिए यहाँ भी जल संरक्षण उतना ही जरूरी है। दूसरी ओर हमारे पास जोत की जमीन सीमित है। इसी से बढ़ती जनसंख्या की जरूरतें पूरी करनी है तो सीमित जमीन से अधिक उपज लेनी ही होगी। इसके लिए मृदा प्रबंधन भी करना होगा। ये था हमारा आज का कृषि विशेष, मिट्टी, पानी और किसानी। कहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में ना तो जवानी ठहरती है और ना ही पानी, लेकिन अब ये पुराने दौर की बात हो गई है। जिस तरह के प्रयास पहाड़ी क्षेत्रों में किए जा रहे हैं उससे मृदा संरक्षण हो रहा है, जल भी बच रहा है और खेती में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी प्रगति हो रही है। इससे हमारे युवाओं को भी रोजगार प्राप्त हो रहा है। बस आवश्यकता है कि हमारे किसान नवाचार से जुड़े नई तकनीकों को समझें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। आशा करते हैं कि आज का हमारा कृषि विशेष यानी मिट्टी, पानी और किसानी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल ज़रूर करें, अपनी राय भी हम तक पहुंचाएं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हम इंतज़ार रहता है। आप हमें ज़रूर सुझाव भेजें और अगर आप चाहते हैं कि किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आएँ तो भी इसकी जानकारी हमें अवश्य दें। कृषि विशेष के एक नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।